ये चैप्टर हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। इसमें हम लोग ऑल पीवाईक्यू पढ़ेंगे और उसको सोल्व करेंगे। पीवाईक्यू को ऑल कंसेप्ट सीखेंगे, जो भी पीवाईक्यू के आसपास का कंसेप्ट है, और साथ में जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट जो भी है इस चैप्टर में, जो भी एनसीईआरटी बोला है उसको हम लोग टिल करेंगे, उसको हम बताएंगे। आप लोगों को लर्न करना है और बार बार वीडियो को देखना है, 2-3 बार तो मिनिमम देखना है नीट 2026 के लिए, और आगे भी देख सकते हैं जो अगले ईयर देखेंगे उसको। अभी फ़िलहाल में क्या इसमें है कि इस लाइन में एनसीईआरटी क्या बोला है, तो इसमें क्या बोला है कि जो ऑक्सीजन है इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल मोलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एटीसी टू ड्राइव द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। इसमें सिंपल यही बोला है कि हमारा सेल जो है, ये जो भी फूड का कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट है, इसको तोड़ता है इनडायरेक्टली। यहाँ पे टर्म इनडायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट में ऐसा डाल देगा, डायरेक्ट लिखकर बोल देगा, लेकिन वहाँ पे इनडायरेक्ट नहीं होगा अगर तो गलत स्टेटमेंट होगा। तो ये तोड़ता है ऑक्सीजन के पैसे प्रेजेंट में, और क्या इससे होता है, एनर्जी निकलता है, एनर्जी को वहाँ से गेन करता है, और इससे अपना वेरियस एक्टिविटी डे टू डे लाइफ का कोई भी इंडिविजुअल परफॉर्म करता है। तो यही लाइन ये बोल रहा है, इसमें याद रखने वाला है इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन, यहीं से फंस सकता है क्वेश्चन। सेकेंड क्या है हमारा कि ये ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग क्या है कि ब्रीथिंग एक सिंपल टर्म है कि इसमें क्या है ना, ऑक्सीजन को इनहेल करना, ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल करना। CO2 हमारा कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये हमारा सेलुलर लेवल पे हो रहा है प्रोड्यूस। आगे हम लोग डील करेंगे इसको, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और ये प्रोड्यूस हो रहा है CO2 सेलुलर लेवल पे। सेल में हमारा क्या है कि सेल जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी किया यहाँ पे, इसमें CO2 प्रोड्यूस हुआ। इसको क्या है कि हमारे लंग्स के लेवल पे आके ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू O2 फिर वापस चाहिए ना हमको, यहाँ पे O2 के प्रेजेंस में ही तो होता है ये, फिर O2 चाहिए हमें और CO2 को यहाँ पे निकाल देना है बाहर। तो इसी को बोलते हैं कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, दोनों टर्म को कंबाइनली बोलते हैं कि रेस्पायरेशन। इसमें आता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन वही, इनहेलेशन मतलब कि लेना, और एक्सपायरेशन मतलब कि छोड़ देना। इसको हम लोग आगे और अच्छे से डील करेंगे। अब यहाँ पे रेस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में एनसीईआरटी बोला है, एनसीईआरटी रेस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में बोला है। तो रेस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है कि इसमें बताया है कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेटरी ऑर्गन लाइक ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। एक हैबिटाट, उनका हैबिटाट क्या है, सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 वर्ड यहाँ पे याद रखने वाला है, यहाँ से पीवाईक्यू बन सकता है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है वो डिपेंड ऑन, तो डिपेंड ऑफ एनिमल में किस पे डिपेंड करता है, तो एक हैबिटाट पे, और दूसरा क्या है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। अब यहाँ पे क्या है कि जो सिंपल इनवर्टेब्रेट हैं, जो कि पोरीफेरा, उसका एग्जांपल स्पॉन्जेज हैं, सेलेंट्रेटा, प्लेटोर्म, ये सब जो है अपना सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी सरफेस से रेस्पायरेशन कर लेते हैं। और अर्थवर्म जो है वो मोस्ट क्वार्टिकल जो अर्थवर्म जो है ये यूज देयर मोस्ट क्रिटिकल, एंड इंसेक्ट जो है वो ट्यूब। अर्थवर्म क्या है ना, मोस्ट क्रिटिकल मीन से ये अपना स्किन यूज करता है, और इंसेक्ट जो है अपना नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को बोलते हैं ट्रेकियल ट्यूब, नेटवर्क ऑफ ट्यूब, ट्रेकियल ट्यूब को यूज करके अपना रेस्पायरेशन करता है। और ये गिल्स क्या है, तो स्पेशलाइज वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर है, जो कि मेनली एक्वेटिक में देखा जाता है। जहाँ भी एक्वेटिक देखना है गिल समझना है, एक्वेटिक, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, और यहाँ पे आपका फिश, ये जो है गिल्स यूज करता है। और एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल हो गया, बर्ड हो गया, मैमल में हम लोग आते हैं जो भी ह्यूमन बीइंग है, तो ये क्या है, लंग्स यूज करते हैं। ये क्या है, लंग्स यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये फ्रॉग क्या है कि ये लैंड पर और वाटर में दोनों इसका देखना है। तो वाटर में क्या करता है कि अपना स्किन को रेस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह यूज करता है, इसको वाटर में, ये अपना जो फ्रॉग है वाटर में क्या करेगा, स्किन। लेकिन जब ये लैंड पे रहेगा टेरेस्ट्रियल में, तो क्या ये बक्कल कैविटी, स्किन, लंग्स तीनों को यूज करेगा। बक्कल कैविटी के थ्रू बकोफेरेंजियल, स्किन, क्यूटेनियस, लंग्स, पल्मोनरी। अब यहाँ पे एनसीईआरटी 3 रेस्पायरेशन का दिया हुआ है, 3 रेस्पायरेशन के बारे में, एक पल्मोनरी रेस्पायरेशन, ब्रोंकियल रेस्पायरेशन और क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। तो यहाँ पे क्यूटेनियस क्या है, स्किन, जो भी स्किन को यूज करके रेस्पायरेशन जो भी एनिमल लेता है उसको क्यूटेनियस रेस्पायरेशन बोलते हैं। गिल्स को ब्रोंकियल रेस्पायरेशन बोलते हैं, जो भी गिल्स, जिस रेस्पायरेशन में गिल्स यूज हो रहा है उसको ब्रोंकियल रेस्पायरेशन बोलेंगे। और पल्मोनरी वर्ड जो होता है वो लंग्स, तो इसमें जो भी लंग्स से जो यूज कर रहा है उसको पल्मोनरी रेस्पायरेशन बोलेंगे। तो ये फ्रॉग चैप्टर में एनसीईआरटी का दिया हुआ है, उसको
देख लेना एक बार, फ्रॉग चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे। बाकी उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यहाँ पे क्लियरिटी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में डील कर रहे हैं, तो यहीं का यहीं इसको ख़त्म कर देना, मुझे अच्छा लगा, मैं ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के साथ भी डील करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए इधर साइड में, जहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट डील करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यहाँ से ज़्यादा माइंड में सेट होता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम बताया कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। अभी रिवीजन के तौर पे मतलब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसको मेनली हम लोग थोड़ा फास्ट डील करेंगे, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल जीरो से डील करेंगे हम। तो यहाँ पे फेरिंग्स के बारे में क्या बोला है, फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर के लिए। और लैरिंग्स के लिए क्या बोला है कि साउंड प्रोडक्शन करता है, ये साउंड बॉक्स भी इसको बोलते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग इसके थ्रू ज़्यादा अच्छे से डील करेंगे। ये हमारा क्या है कि नोज से जो भी हमारा एयर आता है तो कॉमन पैसेज में आता है पहले फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद कहाँ आता है ये, फेरिंग्स के बाद यहाँ पे 2 ओपनिंग हो जाएगा, एक आगे और एक ओसोफेगस पीछे फूड के लिए, और ये हमारा क्या एयर के लिए ट्रेकिया। तो हम लोग ट्रेकिया में जाएंगे। ट्रेकिया ये अभी ट्रेकिया के ऊपर क्या होता है, एक लैरिंग्स प्रेजेंट होता है ट्रेकिया के ऊपर, और उसके ऊपर क्या है कि ये हमारा लैरिंग्स का जो ऊपर ओपनिंग होता है, जो हमारा ट्रेकिया के ऊपर ओपनिंग होता है, ट्रेकिया के ऊपर ओपनिंग जो होता है ना, उस ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस, उसको कवर करता है एपिग्लोटिस। ड्यूरिंग स्वेलोइंग क्या होता है, ये कवर हो जाता है, तो हमारा फूड पाइप जो है उसमें डायरेक्टली खाना चला जाता है। ये हमारा एयर पाइप में नहीं आता है, ट्रेकिया में नहीं आता है। इसको अच्छे से डील करेंगे हम जब डिटेल में लेक्चर बनाएंगे। अभी तुम जस्ट कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डील कर रहे हैं, इसीलिए हम ज़्यादा यहाँ पे टाइम को नहीं लगा रहे हैं। तो अभी बस याद रखना है कि कॉमन पैसेज क्या है हमारा फूड के लिए, तो फेरिंग्स है। और लैरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं इसको, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं इसको। और ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लोटिस जो होता है कवर्ड बाई थिन इलास्टिक फ्लेप कॉल्ड एपिग्लोटिस, जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स और फूड पाइप, एयर पाइप, डायरेक्टली फूड पाइप में चला जाएगा। फूड पाइप मीन्स ओसोफेगस। अब यहाँ पे आगे हम लोग डील करेंगे कि ट्रेकिया क्या है। ट्रेकिया जो है स्ट्रेट ट्यूब है, वो हमारा मिड थोरेसिक कैविटी में, हमारा थोरेसिक कैविटी है ना, एंटीरियर है, मिड है और हमारा पोस्टीरियर है। तो हमारा मिड में ये आगे हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे कि यहाँ पे थोरेसिक कैविटी जो हमारा है, लंग्स, दोनों लंग्स के बीच का कैविटी को बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। इसमें ऊपर वाले को बोलते हैं सुपीरियर, आगे एंटीरियर, बीच में मिडिल और पीछे पोस्टीरियर। इसको आगे हायर एजुकेशन में डील करते हैं। जस्ट याद रखना है कि कौन सा, तो मिड थोरेसिक। इसमें क्वेश्चन जनरली नहीं बनता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ट्रेकिया किस लेवल पे डिवाइड हुआ है 2 भाग में। तो ये 5th थोरेसिक वर्टेब्रा पे, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में। अब ये ब्रोंकाई जो है इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी, टर्सरी और आफ्टर दैट ब्रोंक्यूल, जैसे कि न्यूक्लियाई था ना, न्यूक्लियाई का अंदर क्या था, प्रेजेंट था न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई यहाँ पे। तो क्या याद रखना है कि ब्रोंकी के अंदर ब्रोंक्यूल सिमिलर है, इसलिए वहाँ पे यहाँ पे इसका जिक्र कर दिए हैं कि न्यूक्लियाई के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलाई होता है, इसलिए ब्रोंकियो के बाद क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स। तो याद रखने के लिए जस्ट ऐसे सिंपली मैं बोल दिया। अब यहाँ पे ब्रोंक्यूल टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ये जाता है, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आएगा और एल्वोलाई वगैरह आएगा। तो यहाँ पे जनरली याद क्या रखना है, याद ये रखना है ये डायग्राम याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये डायग्राम जैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे हमारा ये डायफ्राम डोम शेप डायफ्राम, ये जब ऐसा होगा तो ये क्या होगा, कॉन्टेक्ट, जब कॉन्टेक्ट होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, फ्लेट हो जाएगा। अब ये डोम शेप। अब यहाँ पे सेकंड क्या है कि हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन, यहाँ पे एनसीईआरटी का जो भी डायग्राम है, ये एल्वोलाई, ये हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है प्लूरल कैविटी में। ये हमारा ब्रोंक्यूल, ये हमारा ट्रेकिया, ये हमारा लैरिंग्स, ये हमारा एपिग्लोटिस, इसके पीछे होता है ओसोफेगस और उसके सबसे पीछे क्या होता है, वर्टेब्रा ऐसे होता है। तो यहीं पे 5th वर्टेब्रा पर हमारा जो है ये डिवाइड होता है, यहाँ पे 2 भाग में 5th वर्टेब्रा पर डिवाइड होता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि प्लूरा क्या होता है, तो कवरिंग ऑफ लंग्स होता है और इसमें इसका 2 लेयर का होता है प्लूरा। तो इसमें 2 लेयर है तो बीच में स्पेस होगा, इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। इसमें फ्लूइड है जो भी, उसको क्या बोलेंगे, प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे। ये क्या करता है, तो रिड्यूस फ्रिक्शन लंग सरफेस में, ये फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। इसका फंक्शन याद रखना है। अभी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकी एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल आर सपोर्टेड बाई। तो ये भी हम पढ़ाए नहीं है आप लोग, इसका आंसर क्या है तभी हम लोग डील करेंगे इसका आंसर क्या होगा पढ़ने के बाद, आगे आना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी
जो ऑर्गेन है इसमें स्टार्टिंग क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गेन जो हमारा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से और टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग पार्ट कैरी करता है, और उसके बाद एल्वोलाई एंड देयर डक्ट रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट है। तो इसमें जनरली ये बोला है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको दो भाग में बांटा है, एक कंडक्टिंग पार्ट, एक रेस्पिरेटरी पार्ट। रेस्पिरेटरी पार्ट में क्या है, तो एल्वोलाई है और इसका डक्ट है, और कंडक्टिंग पार्ट में क्या है, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर और हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया। अब इसका फंक्शन क्या है और इसका फंक्शन क्या है, तो इसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, ये कंडक्ट करता है एयर को, यहाँ पे एक्सचेंज होता है, ये एक्सचेंजिंग पार्ट हो गया हमारा। अब यहाँ पे कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है ह्यूमिडिफिकेशन और फॉरेन पार्टिकल जो भी है उसको हटाना, ह्यूमिडिफाई करना और बॉडी टेम्परेचर में लाना। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और एक्सचेंज पार्ट का काम क्या है, तो एक्चुअल डिफ्यूजन। अब यहाँ पे आगे पढ़ेंगे हम कि हमारा जो भी थोरेसिक कैविटी एयर टाइट चैम्बर होता है इसको डायरेक्टली हम अल्टर नहीं कर सकते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि डॉर्सली क्या होता है, डॉर्सली मीन्स पीछे की तरफ से, पोस्टीरियर क्या होता है, तो वर्टेब्रा कॉलम होता है। और कौन सा वर्टेब्रा, थोरेसिक वर्टेब्रा होगा, क्योंकि थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक वर्टेब्रा होगा पीछे। वेंट्रली स्टर्नम होता है, आगे की तरफ स्टर्नम होता है, ऐसे आगे की तरफ आपका स्टर्नम होगा, पीछे क्या है हमारा, ये वर्टेब्रा होगा, और साइड में क्या होगा, तो साइड में रीव होगा, ऐसे साइड में हमारा क्या है, यहाँ पे लेटरली लीव, लेटरल मीन्स साइड, डोर्सल मीन्स पीछे, वर्टेब्रा कॉलम, वेंट्रल मीन्स आगे, स्टर्नम। ये जनरली बायोलॉजिकल टर्म है। डोर्सल को यूज करते हैं पोस्टीरियर के लिए, वेंट्रल को यूज करते हैं एंटीरियर के लिए, और लेटरल को यूज करते हैं साइड में, साइड के लिए, साइड ओके। तो यहाँ पे ये एनाटॉमिकल सेटअप बॉक्स है, ये थॉरेक्स में, जो कि इसमें डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसके अरेंजमेंट की वजह से हम लोग रेस्पिरेशन कर पाते हैं। इसका जो अरेंजमेंट है, इसमें जो भी वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा, इस एग्जांपल में ये हमारा थोरेसिक कैविटी है, ये थोरेसिक कैविटी का साइज अगर इंक्रीज हो गया, बड़ा हो गया, तो हमारा लंग्स क्या है ना, कि लंग्स भी ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। अगर इसमें साइज में अल्टर करेंगे तो लंग्स भी हमारा साइज में बढ़ जाएगा। और जब भी वॉल्यूम, एक रिलेशन याद रखना है कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज करता है, और प्रेशर डिक्रीज बहुत ज़रूरी है डिफ्यूजन के लिए, क्योंकि डिफ्यूजन कब होता है, तो डिफ्यूजन क्या है, हाई से लो प्रेशर की तरफ होता है। तो आगे हम लोग इसको मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन में डील करेंगे। अभी यहाँ पे रेस्पिरेशन जो होता है वो फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है, फिजिको केमिकल प्रोसेस। अब क्या है, फिजिकल पार्ट और केमिकल पार्ट ओनली 5 वाला है केमिकल पार्ट, और ये 4 जो है वो फिजिकल पार्ट है। ये सब में सेम होता है, ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब में सेम होगा, ये हमारा जो है डिफरेंट हो सकता है। ओके अभी हम लोग इसमें 5 स्टेप पढ़ना है हम लोगों को। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप यही है कि ब्रीथिंग, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या होता है कि हमारा एक्सचेंज ऑफ एयर, CO2 को क्या करना है, बाहर निकाल देना है, और O2 को अंदर ले लेना है, तो ये वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन। डिफ्यूजन, वेंटिलेशन होने के बाद में क्या हो गया, अब वेंटिलेशन हो गया, अब हमारा क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन यहाँ पे, अभी यहाँ पे अच्छा से, यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। यहाँ पे एल्वेलर कैविटी है, एयर आया, यहाँ पे डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन के बाद में क्या होगा, तो ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पे डिफ्यूजन हो गया, अब ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट होने के बाद में कहाँ जाएगा, तो टिश्यू के पास जाएगा। फिर टिश्यू के पास जाने के बाद क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। तो यही हमारा स्टेप है बेसिकली। यहाँ पे स्टेप हम लोग पढ़ लिए इसको। तो क्या यहाँ पे ब्रीथिंग, वेंटिलेशन हुआ, डिफ्यूजन हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर वहाँ पे सेलुलर डिफ्यूजन हुआ, फिर इसको यूटिलाइजेशन हुआ। इसमें कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा, और यहाँ पे रिजल्टेंट CO2 आएगा, जो कि हमको बाहर निकालना है। तो ये फिर वापस क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा CO2 का, और हमारा लंग्स में एल्वोलाई में जाएगा, और यहाँ से फिर वापस ये इन्वायरमेंट में आ जाएगा। ये हमारा मैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग में क्या है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर ले इसके रिलेटेड जो भी है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन हम बता देते हैं, यहाँ पे सब बन सकता है। फर्स्ट कि वो जो पहला क्वेश्चन था यहाँ पे कि इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन, यहाँ पे इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन की जगह पे डायरेक्ट ब्रेक डाउन लिख सकता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलेगा, ये फ्रॉग वाला, कि फ्रॉग में जो है, फ्रॉग में 3 टाइप का पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल में और एक्वेटिक में स्किन को यूज़ करता है। सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है यहाँ पे, कॉमन पैसेज फॉर फूड, तो ये क्या हमारा फायरिंग्स है। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ सकता है यहाँ पे,
तो यहाँ पे एपिग्लोटिस के बारे में, एपिग्लोटिस क्या करता है, तो एपिग्लोटिस के बारे में हम आप लास्ट टाइम अभी पढ़ाए थोड़ा देर पहले उसमें कि ड्यूरिंग स्वेलिंग जो ग्लोटिस होता है पाइप, ये जो पाइप हो गया ना इसके ऊपर ये ग्लोटिस, इसको ये ऊपर वाले को जो उसका मुंह है ना इसी को बोलते हैं ग्लोटिस। ये हमारा ट्रेकिया हो गया, इसके ऊपर वाले को ग्लोटिस बोलेंगे। इसी के ऊपर होता है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो कि कवर कर देता है ड्यूरिंग स्वेलिंग। तो ये इलास्टिक कार्टिलेज यहाँ पे याद रखना है, इलास्टिक कार्टिलेज है। डाल देगा हेलाइन कार्टिलेज, अदर कार्टिलेज का नेम डाल देगा, लेकिन यहाँ पे दिमाग में रखना है इलास्टिक कार्टिलेज का होता है ये, जो कि एपिग्लोटिस कवर करता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे उसके बाद, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो कार्टिलेजिनियस रिंग है इसमें अभी हम इसको बताए नहीं, अभी तक हम नहीं बताएं, लेकिन अभी बता दे रहे हैं इसको कि हमारा यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको यहाँ पे, इसको 1 सेकेंड हेयर, तो हमारा इनिशियल ब्रोंकियोल शुरुआती में दिया था इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इसको याद रखना है कि इनिशियल ब्रोंकियोल तक होता है। तो इसको याद करने के लिए जनरली हम क्या, इसको याद रखने के लिए क्या बच्चों को प्रेफर करेंगे कि इनिशियल IN और यहाँ पे इनकम्प्लीट, तो यहाँ पे जब आंसर में देखो तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग और इनिशियल ब्रोंकियोल। तो अगर एग्ज़ाम में, अगर कभी भी एग्ज़ाम में आ रहा है तो याद रखना है कि हमारा जो भी है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और इनिशियल ब्रोंकियोल तक होता है। कभी डाल दे टर्मिनल ब्रोंकियोल स्टेटमेंट में, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट में, तो दिमाग में रखना है कि ये इनिशियल IN और यहाँ पे इनकम्प्लीट दोनों क्या है, रिलेटेड है। इसको याद रखना है कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग इसका सेकेंड नंबर आंसर होगा। इसको डायग्राम को याद रखना है, ये डोम शेप्ड डायफ्राम हो गया, ये हार्ट हो गया, ये उसके अलावा ये एल्वोलाई, प्लूरल फ्लूइड, ये हमारा प्लूरल, दोनों प्लूरा के बीच में हमारा प्लूरल कैविटी होता है, इसमें प्लूरल फ्लूइड है। नेक्स्ट ये 5 स्टेप याद रखना है, ये भी आ सकता है, यहाँ से आ सकता है। डोर्सली क्या है तो वर्टेब्रा कॉलम, वेंट्रली क्या है स्टर्नम, लेटरली क्या है तो रिब, और लोअर साइड में क्या है तो डोम शेप्ड डायफ्राम। ये मैचिंग वाले क्वेश्चन में आ सकता है, मैचिंग। नेक्स्ट यहाँ पे अभी हम लोग मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन में क्या है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, रेस्पिरेशन क्या है तो 2 स्टेप से मिलकर बनता है रेस्पिरेशन, एक इसमें इंस्पायरेशन और दूसरा एक्सपायरेशन। तो इसमें हम लोग एक्चुअली क्या है रेस्पिरेशन जो है, इस मतलब अभी तुम लोगों के लेवल पे क्या है रेस्पिरेशन को यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है कॉमनली ब्रीथिंग को रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे बोल दिए रेस्पिरेशन के लिए कि 2 टर्म, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्या है ब्रीथिंग के लिए सही यूज करना होगा। यहाँ पे ब्रीथिंग का क्या होता है इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन, ब्रीथिंग के लिए वर्ड यूज करना सही है, क्योंकि रेस्पिरेशन थोड़ा सा अपने आप में ब्रॉड टर्म है, वो आगे हायर एजुकेशन में और अदर चैप्टर में हम लोग उसको डील करेंगे। तो इंस्पायरेशन, ब्रीथिंग क्या है हमारा 2 स्टेज में होता है कि इंस्पायरेशन और एक इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन क्या है तो एटमॉस्फेरिक एयर को लेना, और एक्सपायरेशन क्या है तो एल्वेलर एयर जो भी है हमारा डिफ्यूजन के थ्रू वहाँ पे आउट कर देना, वहीं CO2 का आउट कर देना। अभी जो मूवमेंट ऑफ एयर होता है कैरिड आउट बाई क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट, वहाँ पे शुरू में बताए थे हम, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। तो इंस्पायरेशन क्या है कि ऑकर इफ प्रेशर विद इन लंग्स इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है हमारा ये लंग्स है, सेकेंड, ये हमारा लंग्स है। तो यहाँ पे जो भी प्रेशर है यहाँ पे ये कम होगा, अगर बाहर के प्रेशर से, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए इसके कंपेरिजन में। यहाँ पे अगर 10 है अंदर लंग्स में, तो यहाँ पे बाहर में कितना होना चाहिए प्रेशर 40 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 10 से ज़्यादा होना चाहिए प्रेशर। जिधर प्रेशर ज़्यादा रहेगा उधर ही क्या है डिफ्यूजन होगा। तो हमारा क्या है कि यहाँ पे क्या बोला, प्रेशर यहाँ पे इंस्पायरेशन कब होता है जब लंग्स का प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब इंस्पायरेशन होगा, क्योंकि हमारा जो प्रेशर जो है डिफ्यूजन के लिए हाई प्रेशर से डिफ्यूजन में लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो बाहर का अगर 40 है और लंग्स का 10 है तो हमारा क्या होगा हाई से लो आएगा, तो क्या होगा इंस्पायरेशन होगा। और सेम अपोजिट
इसमें एक्सपायरेशन में क्या है कि लंग्स, इंट्रा वर्ड यूज किया जाता है अंदर के लिए, तो इंट्रा पल्मनरी, पल्मनरी वर्ड यूज किया जाता है लंग्स के लिए। तो लंग्स के अंदर अगर प्रेशर ज़्यादा है तो एक्सपायरेशन होगा। तो ये इंस्पायरेशन के लिए हमारा एनाटॉमिकल सेटअप जो भी है हमारा थोरेसिक कैविटी का, ये एक अपने आप में वॉल्यूम चेंज करके, वॉल्यूम इंक्रीज करके और प्रेशर को डिक्रीज कर लेता है। तो इसमें क्या है कि हमारे लंग्स के अंदर निगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। तो निगेटिव प्रेशर ये बहुत ज़रूरी है इंस्पायरेशन के लिए। तो क्वेश्चन बनेगा कि फॉर इंस्पायरेशन विच टाइप ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड लाइक दैट, तो निगेटिव प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा लंग्स को यहाँ पे। तो ये निगेटिव प्रेशर कैसे क्रिएट करते हैं, तो हमारा कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, तो कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होगा, यहाँ से इसको समझेंगे। देखो यहाँ पे तो ये हमारा नॉर्मल जो है यहाँ पे, ये हमारा रिलैक्स्ड नॉर्मल कंडीशन का हमारा लंग्स है। इसमें क्या है, यहाँ से समझो ज़्यादा बेहतर है। ये जब यहाँ पे डायफ्राम जो हमारा डोम शेप्ड का डायफ्राम कॉन्टैक्ट होकर फ्लेट हो जाएगा, तो अपने आप ऑटोमेटिक इसमें सेटअप जो है ऑटोमेटिक, अगर ये इसका वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स क्या है ना, लंग्स अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू थोरेसिक कैविटी का जो भी वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक लंग्स एक्सपेंड हो जाएगा। अगर लंग्स एक्सपेंड हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ये जैसे एग्जांपल में ए नंबर जो दिया हुआ है ये इंस्पायरेशन का दिया हुआ है, ए एक्सपायरेशन का दिया हुआ है बी। तो बी में क्या होता है और ए में क्या होता है, तो ए में सबसे पहला स्टेप क्या है कि डायफ्राम जो है, जो इंस्पायरेटरी मसल्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट होने पर क्या है कि ये जो डोम शेप्ड का डायफ्राम था ये थोड़ा फ्लेट हो गया। अब उसके अलावा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इंस्पायरेशन में, और ये जब वो कंट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में, तो रिब और स्टर्नम क्या है कि ऊपर की तरफ थोड़ा सा रेज हो जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि हमारा प्रेशर यहाँ का डिक्रीज होगा और एयर का इनहेलेशन हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और फिर प्रेशर डिक्रीज होगा और एयर का इंटर हो जाना है। उसके बाद एक्सपायरेशन क्या होता है, जस्ट अपोजिट, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ यहाँ पे डायफ्राम में ये रिलैक्स हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक अपने आप ये हमारा रिब और स्टर्नम जो है अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, और फिर वापस से वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसी को एनसीईआरटी बोला है इंट्रा पल्मनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाना। उसके बाद अपने आप जो एयर है वो बाहर चला जाएगा। यही टोटल दिया हुआ है इसमें। बाकी एक बार एनसीईआरटी रीड कर देते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है एक ट्रिक, डैप। तो डायफ्राम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड, इंस्पायरेशन में क्या होता है, इनिशिएट होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम और इंक्रीज करता है वॉल्यूम। कैसे, तो एंटीरियर पोस्टीरियर, इसको याद रखना है, डैप डाप डाप। डायफ्राम जो है एंटीरियर पोस्टीरियर में प्रेशर क्या है कि अपना इंक्रीज करता है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ये लिफ्ट कर देता है रिब और स्टर्नम को, रिब ऑफ स्टर्नम को। ये जो है डॉर्सो वेंट्रल, तो अगर एक याद रहे तो ऑटोमेटिक याद रहेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर फर्स्ट डैप डायफ्राम के लिए, अब जो बचा हुआ है उसके लिए डॉर्सो वेंट्रल। नेक्स्ट हमारा ये है कि इसमें ऑटोमेटिक रिलैक्सेशन से क्या होता है, एक्सपायरेशन हो जाता है, और हमारा प्रेशर का जो भी यहाँ पे फंडा था उसको हमने डील कर लिया, बता दिया। अगर हमको अपना एबिलिटी टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, जो भी अगर नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन से कुछ एक्स्ट्रा करना है मुझे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो उसमें एब्डोमिनल मसल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अभी क्या है कि हमारा नॉर्मल इंस्पायरेशन के केस में क्या था कि हमारा डायफ्राम में क्या हुआ, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में क्या हुआ, इंटरकोस्टल मसल्स में क्या हुआ, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ। लेकिन फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यहाँ पे इंस्पायरेशन था, नॉर्मल इंस्पायरेशन, यहाँ पे एक्सपायरेशन, इस वाले कंडीशन में, यहाँ पे इंस्पायरेशन के कंडीशन में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पे एक्सपायरेशन के कंडीशन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो किस में होगा, तो एब्डोमिनल मसल्स में होगा, और साथ में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, वहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल था, यहाँ पे इंटरनल, वहाँ पे एक्सटर्नल, यहाँ पे इंटरनल, याद रखना है। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो चांसेस नहीं आने का, लेकिन जस्ट आसपास के टॉपिक को कवर कर दे रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या बोला है कि एब्डोमिनल मसल्स जो है ये हेल्प करते हैं
कोई भी स्ट्रेंथ बढ़ाने में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के लिए। अभी यहाँ पे नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का जो भी ब्रीथिंग का जो भी रेट है वो 12 to 16 टाइम, 12 से 16 बार। और स्पायरोमीटर जो होता है इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम लोग इसको हम मेजर करते हैं, और ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है इसको कि आपका लंग्स काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, इसके थ्रू हम लोग एसेस कर लेते हैं यहाँ पे लंग्स का फंक्शन। अभी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आया हुआ है PYQ, तो यहाँ पे इसको याद रखना है। इसमें क्या है कि टाइडल वॉल्यूम, इसका सबसे पहले इसमें क्वेश्चन भी हमारे पास है, इसको क्वेश्चन PYQ यहाँ पे 2018 में आया था और आया हुआ है, बहुत टाइम आया हुआ है, मैंने देखा PYQ बहुत टाइम आया हुआ है ये। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, 500 याद रखना है। ये नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, लाइक तुम्हारा नॉर्मल इंस्पायर्ड एयर और नॉर्मल एक्सपायर्ड एयर दोनों को क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। ये 500 होता है, तो सबसे कम जो दिखे वो टाइडल वॉल्यूम है। अब ये 1 मिनट के अंदर क्या होगा, तो एक मिनट के अंदर 12 से 16 बार हम लोग रेस्पायरेशन करते हैं, यहाँ पे जस्ट ऊपर पड़े हम लोग, तो इसको बस मल्टीप्लाई कर देना। 1 मिनट में टाइडल वॉल्यूम कितना आएगा, तो 12 × 60 6000, और 6000 to 8000 थोड़ा सा इसका रेंज होता है, कोई भी वैल्यू का रेंज होता है, एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं होता है। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, तो ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 to 3000 होता है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो 1000 to 1100। इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो याद होता है 2500 to 3000, बट यहाँ पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम में जनरली कन्फ्यूजन होता है बच्चों को एग्जाम टाइम में। तो याद करना है ये कि जो हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम का अमाउंट ज़्यादा है, लाइक यहाँ पे 1200 है और यहाँ पे 1100 है। तो याद रखना है कि रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है, जो कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ना कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। इससे हमारा डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, और एग्जाम में जो भी MCQs में क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करके ना ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अगर अपनाएं तो अच्छा क्वेश्चन को हम लोग निकाल लेते हैं। नहीं मालूम होने पे भी एलिमिनेट करके निकाल लेते हैं। अगर 1-2 उसमें का क्वेश्चन का आंसर 1-2 नहीं मालूम भी है, फिर भी जो उस टॉपिक का जो भी उसमें दिया हुआ है आंसर, उसके रिलेटेड हम लोग उसको वो एनालिसिस करके क्वेश्चन को वहाँ से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। तो वैसे यहाँ पे देखना है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है और रेसिडुअल में क्या है कि रेसिडुअल का ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है इससे, तो अपने यहाँ से एलिमिनेट कर लेना है। और इंस्पायरेटरी यहाँ पे वॉल्यूम में एक आ गया टाइडल वॉल्यूम, एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक रेसिडुअल वॉल्यूम। अब यहाँ पे कैपेसिटी में एक वाइटल कैपेसिटी जो मोर इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो इसको क्या याद करना है कि ये क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रेथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। तो अगर हम फोर्स्ड एक्सपायरेशन कर दिए, पूरा अपना जो भी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था उसको भी निकाल दिए, तो अब हम कितना इनहेल कर सकते हैं, कितना हम ले सकते हैं। तो एक तो वहीं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ले सकते हैं, टाइडल ले सकते हैं, और साथ में एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी लेंगे, क्योंकि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम को इनहेल करना आफ्टर दैट टाइडल वॉल्यूम। तो हमारा इससे क्या है कि मालूम हो जाएगा। अभी यहाँ पे नेक्स्ट हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम हो गया, तो वाइटल कैपेसिटी हो गया कि हमारा ERV, TB और IRV, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। इसमें क्या है कि ERV प्लस RV होता है हमारा फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। तो इसको अपना याद कर लेना है कि जो भी हमारा फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम है, तो इसमें याद करने के लिए क्या ट्रिक अपनाना है कि रेसिडुअल वॉल्यूम पढ़े थे ना हम लोग, उसको इसमें डाल देना है। किसके साथ डाल देना है, तो ERV के साथ डाल देना है बस यहाँ पे। बाकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी याद रह जाता है, क्योंकि इसमें वही रिजर्व वॉल्यूम सेम के सेम ले लेना होता है। टोटल लंग्स कैपेसिटी में क्या है कि हमारा वाइटल कैपेसिटी में जो है ये तीनों टर्म आ गए थे, ERV, IRV, TB। बचा क्या था, तो हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम, उसको ऐड कर देना है, इससे हमारा टोटल लंग्स वॉल्यूम निकल जाएगा। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कैसे आया हुआ है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे हुआ है, वही सेम मेथड अपनाएंगे। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या था और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था, दोनों में ज़्यादा कौन था, रेसिडुअल था। तो 1200 किस में दिया हुआ है, ये ले डी का 2 इसमें दिया हुआ है। बी नंबर आंसर अपना आगे निकल जाना है। अगर क्वेश्चन बन गया तो उसमें फिर वापस चेक नहीं करना है ज़्यादा। अगर कॉन्फिडेंटली तुम इसको क्रॉस चेक कर लियो एक ही पे कि हाँ इसका जो है ये करेक्ट है, 100% करेक्ट है, तुमको मालूम है, तो फिर अपना आगे निकल जाना है, 100% वो करेक्ट होगा। सेकेंड, लंग्स मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक एल्वेलाई दे डू नॉट कलेप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ, इसका आंसर रेसिडुअल वॉल्यूम होगा। यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, निगेटिव प्रेशर हमेशा मेंटेन करता है रेसिडुअल वॉल्यूम। यहाँ पे देखो
वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, हमारा 1100 से 1200, ये आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो वॉल्यूम होता है, जो हमेशा निगेटिव प्रेशर मेंटेन करता है, उसी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो हमारा एक क्वेश्चन निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो यहाँ पे क्या है कि ERV IRV, सबसे पहले वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल गलत है। यहाँ पे हमको क्या देखना है, तो RV देखना है, ERV देखना है, TB देखना है, IRV देखना है। 100% करेक्ट, क्योंकि ये तीनों मिलकर क्या फॉर्म करेगा, वाइटल कैपेसिटी, और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, तो हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो इसके बेस पे हमारा 3 क्वेश्चन इनफ है, इसके लिए ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। ये PYQ है ऑल, और लगभग हमेशा ये 17 है, 18 है, 20 के बाद भी आया हुआ है। बस देख लिया हम इतना इसको। अब नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ये हमारा कहाँ पे होता है, इसका प्राइमरी साइड क्या है, तो एल्वेलाई है। एक एल्वेलाई के लेवल पे होता है और दूसरा टिश्यू के लेवल पे होता है, ब्लड और टिश्यू में। इसका प्राइमरी साइड बोलेगा तो एल्वेलाई लिखना है इसमें, और यहाँ पे भी तो होता है, ऑल्सो यहाँ पे होता है। अब इसमें क्या है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ये बेस्ट गैसेज पे होता है। तो 3 इसमें पॉइंट याद रखना है, एक थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, दूसरा सोल्युबिलिटी, और तीसरा प्रेशर। ये 3 पॉइंट याद रखना है कि सोल्युबिलिटी ऑफ जो भी गैस है उस पर डिपेंड करेगा, प्रेशर पे डिपेंड करेगा, और साथ में क्या, तो थिकनेस पे क्या, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब कौन जो है इसको हेल्प करेगा और कौन इसको जो है हेल्प नहीं करेगा, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जो है ना, इन्वर्सली रिलेशन रखता है इससे। इन्वर्स मतलब क्या है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर बढ़ाना है तो थिकनेस मेम्ब्रेन को कम करना पड़ेगा, और सोल्युबिलिटी डायरेक्टली रखता है, प्रेशर डायरेक्टली रखता है। अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ाना है तो प्रेशर को बढ़ा दो, प्रेशर डिफरेंस को बढ़ा दो। अलग यहाँ पे प्रेशर लिखा हो, प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। बस जनरली तुम लोग याद रखो, प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए, सोल्युबिलिटी होना चाहिए। CO2 जो है इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 20 से 25 टाइम ज़्यादा है, O2 से ज़्यादा सोल्यूबल है, तो CO2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन जल्दी होगा। नेक्स्ट हमारा ये वाला टेबल याद करने में दिक्कत होता है, ये टेबल को याद करना पड़ गया, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा ट्रिक अपनाओगे हो जाएगा। अब क्या है कि हमारा एटमॉस्फेयर में क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा अगर एटमॉस्फेयर में यहाँ पे दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में टिश्यू के कंपेयर में। तो देखो यहाँ पे टिश्यू में याद कर लो कि टिश्यू में क्या है कि ऑक्सीजन कम रहेगा, तभी तो टिश्यू में ऑक्सीजन कम रहता है, तभी तो क्या होता है कि ऑक्सीजन यहाँ पे जाता है, और टिश्यू पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, तभी तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये ब्लड में आ जाता है। तो जिसका कंसंट्रेशन कम होता है उसको फुलफिल कर देता है, जिसका ज़्यादा होता है उसको ले लेता है उसके बदले में। तो सबसे पहले इससे याद हो गया कि टिश्यू के लेवल पे CO2 क्या होता है, 45 होता है, और O2 क्या होता है, 40 होता है। नेक्स्ट याद करना है क्या, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में क्या होगा, तो डीऑक्सीनेटेड बोल रहा है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, तो CO2 इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, और O2 इसमें क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्या करना है, तो एल्वेलाई याद करना है। एल्वेलाई पर सबसे ज़्यादा क्या होगा, तो O2 होगा, तो 104 और यहाँ पे 14। अगर इतना भी याद कर लिए तो इससे तुम अपना ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वेलाई, जो कि साइट ऑफ डिफ्यूजन है, तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या बोला यहाँ पे, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का क्या याद रखना है कि एल्वेलाई पे 104 और इसका 40 सबसे कम होगा। सबसे कम क्या होता है इसका CO2 का, अगर बॉडी के अंदर है तो सबसे कम क्या होगा, 40 होगा। अब बॉडी के बाहर 0.3 होगा, तो बॉडी के अंदर क्या है, ये है CO2 40, और यहाँ पे डिऑक्सीनेटेड ब्लड में कम कितना है, तो 40 है। ज़्यादा कितना है बॉडी के अंदर, तो 45। एक यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ही है जो कि बॉडी के अंदर होने के बावजूद भी 95 है, तो इसको नहीं याद रखना है। इसको याद रखना है कि बॉडी के अंदर है तो 40 होगा या तो 45 होगा। कॉमन सेंस लगाना है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड में CO2 कितना होगा, ज़्यादा होगा तो कितना होगा, तो 45 होगा, क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उसमें। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा, तो कम होगा, कितना होगा, 40 होगा। और टिश्यू में भी ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, वो तो फैक्ट्री बना हुआ है कि CO2 प्रोड्यूस कर रहा है बार बार मेटाबॉलिक एक्टिविटी करके, तो वहाँ पे क्या होगा, 45 होगा। तो इससे हम लोग खेल सकते हैं क्वेश्चन को, और बॉडी से बाहर 0.3 होगा। अब यहाँ पे हमारा एक्चुअल साइट है जहाँ पे डिफ्यूजन होता है, इसको याद रखना है। यहाँ पे याद रखना है एक चीज़ को, यहाँ पे PO2 देकर लिख देगा डैश, और 104 के जगह पर 95 वगैरह देकर कन्फ्यूज कर सकता है। ये हमारा
जो भी है हमारा सर्कुलेशन, और यहाँ पे सिस्टमिक आर्टरी, यहाँ पे सिस्टमिक वेन है यहाँ पे, जिसके थ्रू यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ, O2 को ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यहाँ से हार्ट में, हार्ट पंप करके इसको क्या क्या टिश्यू के पास पहुँचा दिया। टिश्यू में क्या हुआ, यहाँ पे जो भी CO2 का लेवल ज़्यादा था इसको ले लिया, O2 का कम था दे दिया, फिर वापस ये सिस्टमिक वेन में जाएगा। वेन में जाने के बाद में फिर वापस यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में जाएगा, उसके बाद फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ पे जाएगा, फिर वापस डिफ्यूजन होकर सेम प्रोसीजर जो है रिपीट होता रहेगा। नेक्स्ट सोलबिलिटी के लिए बता दिए कि CO2 का जो होता है 20-25 टाइम ज़्यादा होता है O2 से। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि ये हमारा जो है इसको, इसी चीज़ को हम लोग अच्छे से यहाँ पे जो हमारा डिफ्यूजन का साइट यहाँ पे दिया हुआ था इसको एक्सपेंड करके, लाइव जो है इसको एक्सपेंड करके पढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट तो यहाँ पे हम लोग डील करेंगे कि हमारा जो है ये एल्वोलाई है, ये हमारा एल्वोलाई है, ये हमारा क्या है, तो ब्लड का कैपिलरी है हमारा, ब्लड का। तो ब्लड के कैपिलरी में जो यहाँ पे सेल दिख रहा है इसी को बोलते हैं कि जो भी ब्लड वेसल्स का वाल होता है वो यूनिसेलुलर होता है, उसको एंडोथेलियम बोलते हैं। और यहाँ पे जो एल्वोलाई है ये भी क्या है अपना यूनिसेलुलर है, और इसके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे जो भी हमारा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है ये 3 लेयर का बना हुआ है। एक एल्वेलर वाल का जो भी स्क्वामस एपिथेलियम है जो भी लेयर बनाया हुआ है, सेकेंड ब्लड वेसल्स का एंडोथेलियम है जो कि उसका लेयर है, और थर्ड बेसमेंट सब्सटेंस है। इसी के बीच में क्या हमारा डिफ्यूजन होगा। अब डिफ्यूजन में क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है कि O2 यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे O2 कम है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे CO2 ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। ऐसे हमारा डिफ्यूजन यहाँ पे होगा। अब ये तीनों का मिलाकर जो है ना, इसका विड्थ तीनों का मिलाकर 1 मिलीमीटर लेस देन A मिलीमीटर, A मीन्स 1 मिलीमीटर, इसका तीनों का मिलाकर थिकनेस है हमारा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन यही तीनों है जो कि रेस्पिरेशन में यूज हो रहा है। अब यहाँ पे इतना ही दिया हुआ है, स्क्वामस एपिथेलियम होता है और एंडोथेलियम होता है, ये 3 लेयर, मेजर लेयर के बारे में बात किया हुआ है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा ये रहा, हाँ, आइडेंटिफाई, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं ट्रांसपोर्ट, तो फिर पढ़ेंगे। अब हमारा ट्रांसपोर्ट पे आ गए हम लोग। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है, कौन करता है, तो हमारा हेमोग्लोबिन जो है ये हमारा, इससे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो गैस की कौन कौन सा गैस है, यहाँ पे 2 गैसेस है यहाँ पे, एक CO2 है और एक O2 है। तो CO2 और O2 2 गैस है यहाँ पे जो कि हमारे रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और ये हमारा इसी का डिफ्यूजन होता है, इसी का ट्रांसपोर्ट होता है, और एवरीथिंग यहीं पे आकर रुक जाता है ये 2 गैसेस पे। तो यहाँ पे क्या करना है हमारा कि पढ़ना है ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो 97% O2 जो है ये RBC डिलीवर करता है, और 3% जो होता है ये डिसॉल्व स्टेट ऑफ प्लाज्मा के फॉर्म में होता है। यहीं पे अगर बात है CO2 का, तो CO2 जो है 20 से 25% ही RBC करता है। तो यहाँ पे देखना है परसेंटेज, यहाँ पे देखना है, दोनों में डिफरेंस है काफ़ी। अगर बोले कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेड बाई, अगर उसमें RBC दिया और बाइकार्बोनेट दिया, तो आंसर कहाँ जाएगा, बाइकार्बोनेट पे। मैक्सिमम अमाउंट कौन करता है, बाइकार्बोनेट करता है। वही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ O2 कैरिड बाई, तो उसमें RBC जाएगा। जनरली हम क्वेश्चन अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी एनसीईआरटी कर रहे हैं वहाँ से, क्योंकि हमारा मोटो है कि क्वेश्चन निकाल के देना आप लोगों को, क्योंकि आप लोग पूरे साल पढ़े होंगे, अभी एग्जाम है, तो एग्जाम के टाइम में क्या क्वेश्चन पे फोकस करना अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये याद रखना है। तो यहाँ पे याद कर रखना है कि मैक्सिमम अमाउंट याद रखना है 70% का बाइकार्बोनेट करता है CO2 को, और 97% जो है RBC करता है O2 को। बाकी और जो भी डाटा है उसको एक बार पढ़ लेना और याद रखना, जनरली माइंड में रखना है। अब ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है ये RBC जो करता है 97%, तो उसमें RBC के अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन क्या है, रेड कलर आयरन पिगमेंट होता है। ये जो RBC में प्रेजेंट होता है ये O2 को बाइंड करता है अपने साथ, और ये जो बाइंडिंग होता है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मीन्स ये कंसंट्रेशन अगर O2 का ज़्यादा रहा तो बाइंडिंग कर लेगा, अगर O2 का कंसंट्रेशन कम हुआ और CO2 का ज़्यादा हुआ तो फिर क्या होगा, यहाँ पे O2 से वो डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, और फिर वो CO2 से बाइंड कर लेगा। तो ये इरिवर्सिबल मैनर में है, ये फिजिकल है, नॉट केमिकल। फिजिकल मतलब फिजिकल रिएक्शन है एक तरह से, फिजिकल यहाँ पे इरिवर्सिबल मैनर में होता है यहाँ पे। तो रिवर्सिबल मैनर में होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन मिलकर क्या करता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईच हेमोग्लोबिन ओनली 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 को कैरी कर सकता है, और बाइंड करके इसका जो भी है, इसका बाइंडिंग जो भी है प्राइमरी पार्शियल प्रेशर पे इसका बाइंडिंग प्राइमरीली डिपेंड होता है।
अब यहाँ पे क्या है कि फेवरेबल कंडीशन के बारे में एनसीईआरटी बताया है कि कौन ऐसा कंडीशन होगा फेवरेबल जो हमारा बाइंडिंग करवाएगा ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन से। तो कॉमन सेंस से सोचना है यहाँ पे कि हमारा एल्वेलाइक लेवल पे क्या होता है। एल्वेलाइक लेवल पे क्या होता है, तो एल्वेलाइक लेवल पे O2 का संख्या ज़्यादा होता है। अब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कन्फ्यूजन डालता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होता है कि जो लंग्स के लेवल पे बहुत सारे गैसेस है, लाइक CO2 है, O2 है, लेकिन अभी जितने यहाँ पे गैसेस है CO2, O2, इसमें ये दोनों का जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर हो गया, लंग्स का प्रेशर हो गया। लेकिन इसमें जो इंडिविजुअल सिर्फ CO2 जो प्रेशर यहाँ पे जनरेट कर रहा है उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। जो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेशर जनरेट कर रहा है उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, मतलब उसका इंडिविजुअल प्रेशर कितना है वहाँ पे, तो याद रखना है। तो लंग्स के लेवल पे, एल्वेलाई के लेवल पे जो हमारा ऑक्सीजन का संख्या ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली इसका संख्या ज़्यादा होगा, वो क्या आगे हाई प्रेशर करेगा। तो लंग्स के लेवल तो लंग्स के लेवल पे क्या होता है, तो प्रेशर ज़्यादा होता है O2 का और CO2 का लेस होगा ऑटोमेटिकली। ये तो कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। ये हमारा लेसर H+ और लोअर टेम्परेचर, तो लोअर टेम्परेचर तो वेंटिलेशन हो रहा है, तो वेंटिलेशन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे टेम्परेचर कूल ही रहेगा। लेकिन ये जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लेस H+ जो कंसंट्रेशन है, इसको जनरली याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे डील कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या होता है, टिश्यू के लेवल पे रिएक्शन चलता है। तो क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे दोनों तरफ है, यहाँ पे मीन्स इरिवर्सिबल है। तो क्या होता है कि हमारे सेल में क्या होता है, तो सेल में हमारा क्या है कि ग्लूकोज वगैरह जो भी है अपना, ये O2 के परसेंट में टूटा और हमारा एनर्जी ATP के फॉर्म में मिला, ये हमारा रिएक्शन हुआ। यहाँ से हमारा क्या हुआ, साथ में CO2 निकला। अब CO2 क्या करेगा, O2 H2O के साथ बाइंड करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट रहेगा वहाँ पे, ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड, अब कार्बोनिक एसिड क्या होता है, बहुत हाईली अनस्टेबल होता है, ये टूट जाता है, फॉर्मेशन होगा लेकिन टूट जाएगा बाइकार्बोनेट में और H+ में। अब ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में अपना ट्रांसपोर्ट होगा और जाके फिर लंग्स में क्या होगा कि लंग्स में इसको क्या होना है, यहाँ से बाइकार्बोनेट के फॉर्म में गया, अब लंग्स में इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगा, वहाँ पे PO2 ज़्यादा रहता है। तो ये क्या होता है कि वापस अपना ये टूट जाता है, H+ लेगा और फिर वापस कार्बोनिक एसिड बनाएगा और फिर वापस टूट के ये H2O और CO2 में बदल जाएगा, फिर CO2 जो बाहर निकल जाएगा। तो ये जो लंग्स के लेवल पे क्या है कि ये लंग्स के लेवल पे जो है ना, यहाँ पे फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, ये टिश्यू के लेवल पे हो रहा है। टिश्यू के लेवल पे CO2 बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो H2O से बाइंड कर रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ले रहा है, कार्बोनिक एसिड बना रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज फिर वापस वर्क कर रहा है इस पर क्योंकि अनस्टेबल है हाईली, तो बाइकार्बोनेट और H+ बन रहा है। तो ये H+ प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, लंग्स पे तो नहीं हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है, हमारा टिश्यू पे हो रहा है। तो टिश्यू पे जब H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, जाहिर सी बात है कि हाई कंसंट्रेशन कहाँ रहेगा, उसका सेल में रहेगा, टिश्यू में रहेगा, और तो लंग्स में क्या रहेगा, कम रहेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि अपोजिट होता है वहाँ पे रिलेशन। तो यहाँ पे याद रखना है कि लंग्स में ये कम होता है H+, और CO2 में ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब एक और रिलेशन याद करना है, pH क्या है कि H+ से अपोजिट होता है इसका, अगर H+ ज़्यादा हुआ तो pH लो होगा। तो हमारा कहना है कि H+ सेल के पास क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो लंग्स में जब टिश्यू में जब H+ ज़्यादा है तो टिश्यू में क्या होगा, लो pH और हाई pH, बताइए आप लोग। तो टिश्यू में क्या होगा हमारा, टिश्यू में होगा हमारा लो pH, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन है इसका। लेकिन अपोजिट, एवरीथिंग अपोजिट होगा लंग्स पे, लंग्स के लेवल पे। अगर लंग्स के लेवल पे PO2 ज़्यादा है तो टिश्यू के लेवल पर क्या होगा, PO2 कम होगा, पार्शियल प्रेशर पर O2 कम होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको याद कर सकते हैं कि हमारा कौन सा फेवरेबल कंडीशन है और कौन सा फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हम लोग फेवरेबल कंडीशन क्या क्या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के लिए जो बाइंडिंग करने के लिए, तो एल्वेलाई के लेवल पे लेसर H+, हाई O2, लो CO2, लो टेम्परेचर, और एक ऐड कर लेना है कि हमारा अगर H+ लेस है तो pH यहाँ पे हाई होगा। अब इसका अपोजिट में यहाँ पे हमको पढ़ लेना है पूरा टिश्यू के लेवल पे, और ये बाइंडिंग जो होता है O2 फेवरेबल कहाँ पे होगा इसके लिए, O2 के लिए तो लंग्स पे, तो बाइंडिंग होता है लंग्स पे, लेकिन अपोजिट होगा कहाँ पे, टिश्यू पे। तो यहाँ पे याद रखना है कि O2 का एसोसिएशन मीन्स बाइंडिंग, एसोसिएशन कहाँ होगा, तो लंग्स में होगा, और डिसोसिएशन कहाँ होगा, तो डिसोसिएशन कहाँ पे होगा, तो हमारा टिश्यू में होगा। इसी को एक ग्राफ के रूप में एनसीईआरटी दिया हुआ है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
लगभग 30 और 25 के करीब में यहाँ पे P50 वैल्यू पूछता है। P50 वैल्यू साफ साफ लिख देते हैं, P50 वैल्यू पूछता है। तो P50 वैल्यू निकालना है अगर यहाँ से, तो ये 30 के करीब आएगा हमारा। अब यहाँ पे क्या है ना कि सिग्मा, ये हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का ग्राफ दिया हुआ है, जो परसेंटेज सेचुरेशन है वहाँ से उसके अकॉर्डिंग। तो ये याद रखना है कि एस शेप्ड का ये ग्राफ होता है, ये एस शेप्ड का ग्राफ होता है, ये एस शेप का ग्राफ होता है, इसको सिग्मॉइड ग्राफ बोलते हैं। और इसका P50 वैल्यू याद रखना है। तो इसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार, इसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सिग्मॉइड कर्व होता है इसका ऑब्टेन व्हेन परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर को हम लोग प्लॉट करते हैं हेमोग्लोबिन अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर। जो भी हेमोग्लोबिन के साथ इसका जो भी बाइंडिंग है, इसको परसेंटेज सेचुरेशन को हम लोग इसके अगेंस्ट में, पार्शियल प्रेशर के अगेंस्ट में करते हैं। तो क्या होता है कि हमारा सिग्मॉइड कर्व आता है। कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये जो कर्व है इसको बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा है, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कहाँ पे हो रहा है अगर कोई पूछे तो क्या क्या बोलना है, तो हमारा ये हो रहा है कहाँ पे, कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये कहाँ पे होता है डिसोसिएशन, तो बताया ना कि O2 बाइंड करता है कहाँ पे, जहाँ पे उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो प्रेशर ज़्यादा कहाँ होता है उसका, लंग्स पे, तो यहाँ पे बाइंड करेगा। डिसोसिएशन कहाँ होगा, तो एवरीथिंग बोला मैंने अपोजिट होगा टिश्यू के लेवल पे, तो डिसोसिएशन कहाँ होगा, टिश्यू के लेवल पे होगा। तो ये हमारा, इसको याद रखना है कि एस शेप्ड सिग्मॉइड कर्व होता है। ये क्या है, तो हमारा हेमोग्लोबिन जो भी परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच का ग्राफ है, ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं इसको, सिग्मॉइड कर्व भी बोलते हैं इसको। तो इसके बेस पे जो भी है क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि 100 ml जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml O2 को डिलीवर करता है। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो 5 ml O2 को करता है। और इसी के, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के टाइम में, इसे नॉर्मल हम लोग डेली एक्टिविटीज़ जो भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उसके, ये सब एक्सरसाइज के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम में बढ़ जाता है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन का तो कंडीशन में होता है, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कर रहा है, दौड़ नहीं रहा है, रन वगैरह नहीं कर रहे हैं, उस अगर वो करेंगे तो फिर ये बढ़ जाएगा। अभी ये नॉर्मल लाइक अपना डेली एक्टिविटी नॉर्मल जो करते हैं उसमें। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के लिए क्या है कि कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन 20-25 जो भी हेमोग्लोबिन बाइंड करेगा अगर CO2 के साथ, उसको क्या फॉर्म करेगा, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। अभी यहाँ पे क्या है कि ये एल्बुलाई में क्या होता है, अपोजिट। O2 और CO2 में दोनों रिलेशन क्या जाता है ना, एकदम अपोजिट होता है। ये एल्बुलाई में डिसोसिएशन होगा और टिश्यू में क्या होगा, एसोसिएशन होगा। ये हमारा जो है ये पढ़ चुके हैं हम लोग, इसको आप लोग एक बार और रीडिंग मार लीजिएगा। अब यहाँ पे रहा कि टिश्यू पे बता चुके हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होता है, क्योंकि कैटाबोलिज्म के थ्रू ये ज़्यादा नंबर में होता है वहाँ पे अवेलेबल, क्योंकि कैटाबोलिज्म होता है, तोड़ता है फूड को और उससे CO2 प्रोड्यूस होता है, इसका नंबर ज़्यादा होता है। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है ये सब, जो भी बात पढ़ना है यहाँ पे पढ़ लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे 4 ml O2 था, 5 ml O2 था, 4 ml CO2, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट रेगुलेशन पे क्या है कि हमारा रेगुलेशन सिंपल से इसमें याद रखना है कि रेगुलेशन में प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये कहाँ होता है, मेडुला। तो मेडुला रीजन में जो होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए, लाइक इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। लेकिन पोन्स रीजन में जो होता है इसको बोलते हैं न्यूमोटॉक्सिक। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर था, ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ये मॉडरेट करता है फंक्शन को, किसके फंक्शन को, तो रेस्पिरेटरी रिदम फंक्शन को। लाइक ये हमारा जो है पोन्स रीजन वाला क्या है कि हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है, ये हमारा मेडुला रीजन वाला। तो ये तो नॉर्मल ब्रीथिंग को कंट्रोल करेगा, लेकिन इसको मॉडरेट ये करता है, इसको अल्टर कर सकता है, इसका रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेटरी ये सब बढ़ा सकता है। तो मेन कौन है, तो मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ये मेडुला वाला, और यही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी न्यूमोटॉक्सिक क्या है, तो इसको अल्टर कर सकता है, इसके फंक्शन को जो भी है ये अल्टर कर सकता है। और कीमोसेंसिटिव एरिया जो होते हैं ना, यही रेस्पिरेशन को कि कैसे वेंटिलेशन करवाना है, ज़्यादा कब बढ़ाना है, कब घटाना है, कैसे, ये सब O2 और H+ को क्या करते हैं, इसके लिए सेंसिबल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। अगर बॉडी में CO2 का लेवल ज़्यादा हुआ तो इसको बोलते हैं हाइपर कैप्निया वगैरह, हायर एजुकेशन में पढ़ोगे आप लोग। तो नॉर्मल याद रखना है कि अगर CO2 का लेवल बढ़ा तो और H+ का लेवल बढ़ा तो ये कीबो सेंसिटिव एरिया क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, जो कि इसी के पास में होते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। और इसको रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। और ये एक्टिवेट होंगे तो रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट कर देंगे, ये हमारा मेडुला को एक्टिवेट कर देंगे, और अपना जो भी है
अपना नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन ये अपना रेगुलेट करता है। और इसको रेगुलेशन के लिए अगर इसमें कुछ भी चेंजिंग करना हो तो ये हमारा क्या है कि हमारा मेडुला जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर ये करता है। बाकी यहाँ पे एक बात याद रखना है कि O2 का जो रोल होता है रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में ये इनसिग्निफिकेंट होता है। इनसिग्निफिकेंट डाल देगा, सिग्निफिकेंट तो मतलब नहीं, इनसिग्निफिकेंट। और डिसऑर्डर में क्या देखना है, डिसऑर्डर में इससे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या है। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, तो इसको सिग्मोइड कर्व बोलते हैं, आप लोगों को पढ़े थे, लेकिन इसको सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। ये आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कहाँ होता है, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कहाँ होता है, तो हमारा इसको छोड़ो, यहाँ पे पढ़ो पहले, प्राइमरी साइट इजी 1 4 का 1 इसमें है और इसमें है। सेकेंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको, तो ये आरबीसी के लिए होता है, इसको अपना इसमें डालो। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर भी हम लोग पढ़े, क्या होता है, पॉन्स, ए का 2 इसमें दिया हुआ है। आंसर फर्स्ट करेक्ट हो गया हमारा। ऑप्शन एलिमिनेट करने अगर आया, अगर न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ा और इसका जो इसको मालूम है क्या है, पॉन्स होगा, तो ए का 2 होगा, ए का 2 एक में दिया हुआ है, खटाक से आंसर मारो, आगे निकलो। अभी इसका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है, तो ये हमारा हेमोग्लोबिन में क्या होता है, बाइंडिंग को दिखाता है कि हेमोग्लोबिन से क्या है रिलेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यू टू इंक्रीज एयरबॉर्न एलर्जेंस, ये हमारा इसको आगे हम लोग डील करेंगे। अभी ऊपर हमारा क्वेश्चन कुछ छूटा तो नहीं, एक बार देख लेते हैं। अरे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बचे हुए हैं अभी। तो फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहोमोग्लोबिन, तो ऑक्सीहोमोग्लोबिन O2 को क्या करना है, ज़्यादा संख्या में होना है तभी तो बनाएगा ऑक्सीहोमोग्लोबिन। तो ये कहाँ पे होगा, तुम्हारा लंग्स लेवल पे होगा। तो लंग्स के लेवल पे क्या होता है, लंग्स तुम्हारा फैक्ट्री है नहीं H+ का, वहाँ पे तो प्रोडक्शन होता नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, H+ लेस होगा। ये हमारा H+ लेस इसमें और इसमें दिया हुआ है। सेकेंड O2 का तो हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। CO2 का हाई प्रेशर तो नहीं होता है, CO2 का हाई प्रेशर कहाँ होता है, तो टिश्यू में होता है। लंग्स पे क्या होता है, लो होता है, डी नंबर आंसर इसका, मारो निकलो आगे। लो टेम्परेचर इसलिए होता है क्योंकि वेंटिलेशन हो रहा है ना, बाहर जो भी हमारा बॉडी में हीट निकल रहा है वहाँ से वेंटिलेशन, O2 जो भी निकल रहा है बाहर, CO2 बाहर निकल रहा है, O2 ले रहे हैं, वेंटिलेशन जहाँ पे होगा वहाँ पर कूल हो जाएगा ऑटोमेटिक, नॉर्मल कॉमन सेंस ये यूज करना है। अभी आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट रेफरेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपको करना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विथ O2 बाइंडिंग, हाँ मैं भी कर सकता है। हायर H+, क्या बोलना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में क्या है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन इज mainly रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है। लो का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वेलाई फेवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहोमोग्लोबिन, ये भी सही है। हायर H+ इन एल्वेलाई, लो यहाँ पे पकड़ा गया ना, H+ हायर कहाँ पे होगा, तो टिश्यू में होगा, क्योंकि टिश्यू जो है वो फैक्ट्री है H+ का, वहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, तो ग्लूकोज को तोड़ के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बना रहे थे हम लोग, ग्लूकोज को तोड़ के क्या बना रहे थे, ATP बना रहे थे। यहाँ पे साथ में क्या हो रहा था, CO2 पैदा हो रहा था। अब CO2 वाटर से मिलकर क्या बना रहा था, तो कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड क्या कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा हाईली अनस्टेबल था, टूट जा रहा था किसमें, तो कार्बोनिक एसिड टूट जा रहा था किसमें, बाइकार्बोनेट और H+ में। ये H+ वहाँ पे लेवल ज़्यादा था, तो यहाँ का आंसर गया 2 नंबर। नेक्स्ट और क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइडल वॉल्यूम पे बनाया हम लोग, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन को हम लोग डील नहीं किए, नहीं कर दिए, इसको भी कर दिए। नेक्स्ट एक बार ऊपर देख लेते हैं, कंप्लीट लगभग कंप्लीट हो गया है चैप्टर। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नहीं किया हम लोग। सिलेक्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होता है, करेक्ट। तो इंस्पायरेशन के टाइम में क्या होगा, हमारा इंस्पायरेशन करना है, मीन्स वॉल्यूम को हमारा इंक्रीज करना है। वॉल्यूम को इंक्रीज करना है मीन्स हमारा क्या होना है, तो डॉम शेप जो है, ये डॉम शेप जो हमारा डायफ्राम है, इसको क्या करेंगे हम, फ्लैट कर लेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन करना होगा ना हमको, कॉन्ट्रैक्शन, तो ये हमारा तो होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा हमारा। इंस्पायरेशन करवाना है तो कॉन्ट्रैक्शन करवाना पड़ेगा डायफ्राम में, तो एक तो हमको होना ही चाहिए, ये दोनों में से कोई होगा आंसर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, तो ये बिल्कुल सही बात है। इंस्पायरेशन करवाना है, अगर नॉर्मल इंस्पायरेशन करवाना है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में चाहिए ही, तो 2 भी हो जाएगा। और पल्मनरी वॉल्यूम डिक्रीज, इंस्पायरेशन करवाना है तो हमको पल्मनरी वॉल्यूम डिक्रीज नहीं इंक्रीज करवाना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा अगर एटमॉस्फेयर के करीब में, तो हाई प्रेशर से क्या होता है, लो प्रेशर की तरफ में डिफ्यूजन होता है, तो हमारा ये 3rd नंबर होगा नहीं। और 4th इंट्रापल्मनरी प्रेशर इंक्रीज, हाँ बिल्कुल, इंट्रा मीन्स अंदर। देखो 2 वर्ड याद रखना है, एक होता है इंट्रा,
इंट्रा करते हैं विद इन के लिए, मतलब अंदर, उसके अंदर, लाइक इंट्रा सेलुलर मीन्स सेल के अंदर। और सेकेंड इंटर मीन्स के बीच, इन बिटवीन, लाइक ये सेल और ये सेल, इसके बीच का दोनों का इंटर, इसमें कोई सब्सटेंस या कुछ भी है, अगर कोई भी चीज़ है तो इंटर सेलुलर बोलेंगे। इट्स लाइक इंटर सेलुलर जंक्शन होता है ना ये, लाइक वैसे याद करना है। तो ये हमारा, इसका आंसर हमारा जो है ये बी नंबर हो गया। नेक्स्ट ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स हेल्प टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। तो इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक, नॉर्मल बात कर रहा है यहाँ पे, स्ट्रेंथ का बात नहीं कर रहा है, स्ट्रेंथ का बात यहाँ पे कर रहा है, तो उसको अलग देखेंगे हम। अभी नॉर्मल के लिए बात कर रहा है, मसल्स हेल्प टू इंक्रीज वॉल्यूम। तो इंक्रीज वॉल्यूम में क्या करता है, तो ये हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और डायफ्राम। अभी स्ट्रेंथ का बात हुआ तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का बात कर रहा है, एबिलिटी टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सपायरेशन का बात कर रहा है, और एक्सपायरेशन का स्ट्रेंथ बढ़ाने का बात कर रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये हमारा सी और डी इसमें दिया हुआ है 3rd नंबर। 2 बार 3 बार वीडियो देखने से क्या है ना कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और खुद से एनसीईआरटी पढ़ने पे आपको एवरीथिंग याद करना होगा। याद करने के बाद में क्वेश्चन सब निकल जाएगा, जितना इसमें बताया उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हमारा रेगुलेशन में क्वेश्चन हम लोग कर दिए, ये हमारा और क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है, निमोटॉक्सिक सेंटर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट ये हमारा डिसऑर्डर पढ़ने के बाद फिर बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं। अस्थमा है, इनफाइसीमा है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे क्या है कि अस्थमा क्या है ना कि इन्फ्लामेटरी डिजीज है। फर्स्ट याद रखना है अस्थमा में क्या है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है। ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, इसमें क्या है, विजिंग साउंड आता है, विजिंग साउंड, घुरघुराहट, विजिंग साउंड होता है इसमें। तो क्या है कि इसमें अस्थमा क्या है कि इन्फ्लामेटरी डिजीज है, इसमें विजिंग साउंड आता है, याद रखना है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है, डिस्पनिया बोलते हैं इसको। बाकी इनफाइसीमा क्या होता है, क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक क्या होता है ना, मतलब कि एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। क्रोनिक क्या है ना कि इसका क्या है ना कि ये धीरे धीरे डेवलप हुआ होता है, धीरे धीरे, और काफ़ी टाइम्स होता है, धीरे धीरे डेवलप हुआ होता है इसमें। और एक्यूट क्या है ना, सडन आएगा कोई भी चीज़, और सडन के लिए एक्यूट वर्ड यूज करते हैं। और आगे ये बहुत ब्रॉड टर्म है, आगे अच्छे से समझोगे मेडिकल कॉलेज में। अभी यहाँ पे नॉर्मल याद रखना है, सिंपल इतना याद रखना है। तो ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। ये एल्वोलर जो वाल होता है, इसमें एल्वोलर वाल जो है, ये हमारा एल्वोलाई है ना, इसका वाल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इसका मेजर कॉज क्या है, सिगरेट। अब क्या है कि हमारा रेस्पिरेटरी जो भी है, रेस्पिरेशन में जो भी डिफ्यूजन होता है, तो डिफ्यूजन क्या है ना, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहता है उतना इजीली मैक्सिमम डिफ्यूजन होगा। अब सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा अगर, तो क्या होगा, हमारा डिफ्यूजन भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिफ्यूजन डिक्रीज हुआ तो क्या होगा कि हमारा जो भी है CO2 निकल नहीं पाएगा अच्छे से, और O2 हमारा आ नहीं पाएगा अच्छे से। जो भी हमको इनएडिक्वेट अमाउंट चाहिए, जो भी हमको सफिशिएंट अमाउंट चाहिए, उतना मिल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ऑक्यूपेशनल मीन्स से काम से जुड़ा हुआ है। ये सर्टेन इंडस्ट्री में होता है, जैसे कि जहाँ पे फाइन पार्टिकुलर ग्राइंडिंग वगैरह, स्टोन वगैरह में प्रोड्यूस होता है, डस्ट वगैरह, जो भी लॉन्ग टाइम एक्सपोजर से होता है, यहाँ पे लॉन्ग टाइम एक्सपोजर से होता है। ये इन्फ्लामेशन होता है हमारा। ये क्या है, फाइब्रोसिस कॉज करता है। ये फाइब्रोसिस मीन्स क्या होता है, थिकनिंग ऑफ सेल। इसमें क्या है कि थिकनिंग होगा, जिसके बाद क्या है कि आपका हमारा एल्वोलाई जो है, इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, वो फूलने का, सिकुड़ने का प्रॉपर्टी होता है, वो लॉस कर देता है। इसके वजह से क्या होता है, हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसमें क्या है कि सीरियस लंग डैमेज होने के बाद मौत हो जाता है, और इंसान का इसमें वर्कर जो भी काम करते हैं, इसलिए प्रोटेक्टिव मास्क इसको पहनना होता है। अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर से लेके कि कौन सा इसमें से है। तो ये क्या है कि थोड़ा एनसीईआरटी से थोड़ा सा हट के ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें अगर कॉमन सेंस यूज करो तो आ जाएगा। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बोल रहा है तो इनफाइसीमा होगा नहीं। अब रहा बात एंथ्रासिस, सिलिकोसिस और बोटुलिज्म। सिलिका फैक्ट्री में काम करने वालों को सिलिकोसिस होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। एंथ्रासिस और बोटुलिज्म जो होता है ये बैक्टीरियल डिजीज है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, लेकिन अगर आए तो ऑप्शन एलिमिनेट करना है। अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू अस्थमा, ये क्या है कि हमारा अस्थमा क्या है कि हमारा एलर्जिक रिएक्शन है मास्ट सेल इन लंग्स। इसको पढ़ लेना है, एक्स्ट्रा याद रख लेना है कि हमारा जो भी है एलर्जिक रिएक्शन से होता है हमारा मास्ट जो सेल होता है हमारा लंग्स में, उसमें। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेकिया दिया हुआ है। अगर ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकी देता ना तो यहाँ पे ये इन्फ्लामेशन होता, लेकिन यहाँ पे ट्रेकिया दिया हुआ है, ट्रेकिया से नहीं होता है। नेक्स्ट क्रोनिक बात आया ना, और सिगरेट दिया ना, इनफाइसीमा होगा यहाँ पे। नेम पल्मनरी डिजीज विच एल्वोलर सरफेस, जो हमारा एक्सचेंज के लिए जो होता है वो डिक्रीज हो जाए या फिर रिड्यूस हो जाए, तो इसको इनफाइसीमा चला गया इसका आंसर। नेक्स्ट
यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ड्यू टू इंक्रीज एयरबॉर्न एलर्जेंस पोल्यूटेंट मेनी पीपुल अर्बन एरिया सफर फ्रॉम द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज विजिंग साउंड। विजिंग जो भी दिया हुआ है, विजिंग दिया ना यहाँ पे मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल ब्रोंक्यूल, वही इन्फाइसिमा सॉरी अस्थमा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग्स कंडीशन इन अस्थमा एंड इन्फाइसिमा। तो अस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल और ब्रोंकी होता है, और रेस्पिरेटरी सफिशिएंसी जो रहता है इन्फाइसिमा में फर्स्ट नंबर इसका आंसर। तो हमारा ये जो भी है ये चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो